दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है सूरज की भेंट। ये कर्नल कर्ण की कॉमिक्स है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है शेरों का खजाना। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, कर्नल कर्ण का फोल्डर है उसके अंदर। उसका नाम है शेरों का खजाना। तो यहाँ पर जो ये स्टोरी दे रखी है इसके पहले पार्ट की है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ये आपने पढ़ ली होगी और अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना, तभी स्टोरी का पूरा मज़ा आएगा जब आप इसकी पहली कॉमिक्स पढ़ोगे। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं शेरों का खजाना में। अब आगे पढ़ते हैं। गार्गी ने वह रॉकेट नुमा कारतूस पिस्तौल की नाल में रखा और फिर पिस्तौल का रुख नेल्सन की झोपड़ी की ओर करके फायर कर दिया। ठाएं धड़ाम। रॉकेट झोपड़ी की छत पर जाकर गिरा। कुछ क्षण बाद रॉकेट फटा और नेल्सन की झोपड़ी, उसके परिवार और एनी सहित राख का ढेर बन गई। गांव वाले हैरान थे, ऐसा लगा था जैसे बम फटा हो। बेचारा नेल्सन और उसका परिवार सब जलकर मार गए। उधर गार्गी अपना काम पूरा करने के बाद जीप में बैठा फीना नदी की तरफ जा रहा था। वह दोनों घोड़ों से गए। मैं जीप से उनके पहुंचने से पहले ही फीना नदी पर पहुंच जाऊंगा। करण और सामी बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। क्या कहते हैं आप? क्या कविता की इन पंक्तियों का कोई अर्थ निकलता है? हाँ, कोई न कोई अर्थ तो निकलता ही होगा, लेकिन देखने में कविता बिल्कुल अर्थहीन लगती है। जरा यह पंक्ति देखो, चांद की रोशनी में सूरज है। यह बिल्कुल उल्टी बात लगती है। सूरज की रोशनी में चांद का जाए तो बात ठीक है, क्योंकि चांद को रोज सूरज रोशनी देता है, चांद सूरज को नहीं। और दूसरी पंक्ति में उसके 7वां दिन है। सवाल यह है कि किस चीज के बीच में 7वां दिन है और इसमें किस चीज की ओर इशारा किया गया है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यह तो सब जानते हैं। हो सकता है सप्ताह के अंतिम दिन का जिक्र किया गया हो। आमतौर पर शनिवार सप्ताह का अंतिम दिन माना जाता है, लेकिन शनि एक ग्रह का नाम भी है। अगर हम इस ढंग से सोचे तो 2 पंक्तियों में 3 ग्रहों का जिक्र आ गया है, सूरज, चांद और शनि। सामी ने कुछ सोचते हुए कहा और उसके बाद कहा गया, यानी जिसका खुदा मुहाफिज प्रहरी है। हाँ, यह विचित्र बात है, खुदा तो हर एक चीज का मुहाफिज या प्रहरी है। उसी समय दूर कहीं धमाका हुआ। धड़ाम। यह धमाका कैसा? ऐसा लगता कहीं बम फटा है। सामी ने चिंतित स्वर में कहा। आवाज गांव की तरफ से आई है, कहीं इजरायली जासूसों ने नेल्सन की झोपड़ी पर आक्रमण न किया हो सकता है, लेकिन हम अब वापस तो जा नहीं सकते। अब तो सुबह ही पता चलेगा कि क्या हुआ है। उसके बाद वे दोनों खामोशी से यात्रा करते रहे और 2 घंटे बाद फीना नदी के तट पर पहुंच गए। यह साका की कॉटेज है। साका कौन? घोड़े बाहर बांधकर वह मकान के दरवाजे पर पहुंचे। साका बागियों का हमदर्द है। यह किश्तियां उसी की हैं, पर इन्हें किराए पर चलाता है। सारंग तक हमें वहीं पहुंचाएगा, लेकिन दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है। साका कहीं गया होगा, अभी आ जाएगा। मेरे पास यहाँ की चाबी है। भीतर आकर वह ड्राइंग रूम में बैठ गए। कॉफी पियोगे? बना लो, थक भी गए हैं। सामी किचन में कॉफी बनाने चली गई। करण सोफे पर पांव फैलाए लेट गया। तभी अचानक बाहर घोड़े जोर से हिनहिनाए। उनके हिनहिनाट सुनकर करण की छठी हिस्स जाग उठी। उसे खतरे का आभास हुआ। घोड़े क्यों हिनहिना रहे हैं? अगले क्षण वह उठा और कोटेज का दरवाजा खोलकर बाहर झाँका। कोई भी नजर नहीं आ रहा, बाहर जाकर देखता हूँ। जैसे वह बाहर आकर घोड़ों की तरफ बढ़ा, हैंड्स अप। लेकिन कर्ण पूरी तरह सावधान था। हाथ उठाते उठाते वह फुर्ती से घूमा और उफ! शायद साय को कर्ण से इतनी फुर्ती की आशा नहीं थी, अतः वह एक क्षण के लिए ठिठका। उसी क्षण कर्ण ने उसको छाप लिया। आह! दोनों नीचे गिरकर गुत्थम गुत्था होने लगे। हमलावर भी कमजोर नहीं था, मौका लगते उसने भी वार किया। आह! और फिर उछलकर खड़ा हो गया। अगले पल उसने कर्ण के सिर पर ठोकर मारनी चाहिए, मगर कर्ण ने उसकी टांग पकड़ ली। झटका लगने से साया फिर नीचे गिर पड़ा और कर्ण उसकी छाती पर सवार हो गया। अगले पल उसकी खड़ी हथेली साय की गर्दन पर पड़ी। कड़ाक! उफ! यह कराटे का एक खतरनाक वार था। इस एक ही वार में हमलावर की गर्दन की हड्डी टूट गई और उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद कर्ण ने कोटेज के चारों तरफ एक चक्कर लगाया। वह देखना चाहता था कि हमलावर का कोई और साथी तो नहीं है।
और कोई नहीं है, शायद वह अकेला ही था। वापस आकर उसने मर्द हमलावर को कंधे पर उठाया और कोटेज के भीतर ले आया। अरे यह कौन है? पता नहीं, तुम पहचानो। करण ने लाश फर्श पर डाल दी। वह वास्तव में गार्गी था। सूरज से तो यह इजरायली लगता है, आप इसे कहां से उठाकर लाए हैं? करण ने उसे पूरी घटना सुना दी। इसका अर्थ है इजरायली जासूस हमारी निगरानी कर रहे हैं, इसकी तलाशी लेकर देखिए। तलाशी में उसकी जेब से धातु का एक बॉक्स, एक पिस्तौल और 2 रॉकेट नुमा कारतूस निकले। यह सब क्या है? करण ने धातु का बॉक्स खोलकर देखा। यह तो ट्रांसमीटर है, इसमें यह मक्खी जो तुम देख रही हो यह माइक्रोफोन है। इसे चुंबकीय लहरों से उड़ाकर कहीं भी भेजा जा सकता है और वहां की बातचीत सुनी जा सकती है। और यह पिस्तौल तथा रॉकेट कैसे हैं? यह इजरायलियों का नया आविष्कार है। मैंने इस हथियार के बारे में पढ़ा है। यह मिनी रॉकेट बहुत ही खतरनाक बम है। तो क्या यह व्यक्ति इन बमों का हम पर इस्तेमाल करना चाहता था? करण कोई उत्तर देने वाला ही था कि कॉटेज के दरवाजे पर आहट हुई। कोई आ रहा है, खटखट, होशियार। करण ने अपनी पिस्तौल निकालकर दरवाजे का निशाना ले लिया। तभी दरवाजा खुला और एक व्यक्ति भीतर प्रविष्ट हुआ। साका, अरे सामी, तुम यहाँ हो? करण समझ गया कि वह दोस्त है। उसने पिस्तौल जेब में रख लिया। तभी साका आगे बढ़ते हुए बोला, यह हो क्या रहा है? यह लाश किसकी है? यह इजरायली जासूस है, हमें मारने आया था। लेकिन तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं जोरो गांव से आ रहा हूँ। तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है सामी। नेल्सन और उसका परिवार खत्म हो गया है। ओह नो। हाँ सामी, नेल्सन की झोपड़ी को बम से उड़ा दिया गया है। लेकिन अभी कुछ घंटे पहले तो हम नेल्सन को अच्छा भला छोड़कर आए हैं। एनी भी उसके मकान पर थी। फिर तो एनी भी मारी गई। गांव वाले कहते कि नेल्सन की झोपड़ी में कोई भी जीवित नहीं निकला। यह तो बहुत बुरा हुआ। इसका अर्थ है दुश्मन हमसे ज्यादा चालाक है। वह नेल्सन की झोपड़ी की निगरानी कर रहा था। करण अब तक खामोश थे। वह पहली बार बोला, सामी, मुझे तो लगता है इसी आदमी ने नेल्सन के मकान को तबाह किया है और हमारा पीछा करता हुआ यहाँ तक आया है। इसने नेल्सन की झोपड़ी पर यही रॉकेट मारे होंगे। यह साहब कौन है? यह कर्नल कर्ण है, भारत से हमारी सहायता के लिए आए हैं। तो कर्नल साहब का अनुमान ठीक लगता है। यह व्यक्ति आप लोगों का पीछा करता हुआ ही यहाँ आया होगा। सामी ने चिंतित स्वर में कहा, तो अब क्या किया जाए? अगर शत्रु हम पर नजर रखे हुए हैं तो हमारा शेफाली के पास जाना खतरनाक है। नहीं सामी, मेरा विचार है फिलहाल हमें कोई खतरा नहीं है। यह व्यक्ति अकेला ही हमारी निगरानी कर रहा था। यह मर चुका और यह बात अभी इसके साथी नहीं जानते, इसलिए वे अपनी जगह संतुष्ट होंगे। तो क्या हम चलें? हाँ, लेकिन हम इस लाश का क्या करेंगे? इसे मैं संभाल लूंगा। आप लोग एक बोट लेकर तुरंत रवाना हो जाइए। कुछ देर बाद कर्ण और सामी बोट में बैठे सारंग टापू की ओर जा रहे थे। सारंग कब तक पहुंच जाएंगे? 3-4 घंटे लगेंगे। कर्ण अब तक खामोश थे। वह पहले ये पढ़ चुके हैं। जब उनकी बोट ने सारंग टापू का तट छुआ तो सुबह हो चुकी थी। क्या हम सीधे शेफाली के मकान पर चले? नहीं, पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है। तट पर उतरकर उन्होंने टैक्सी ली और बेमकसद सड़कों पर घूमते रहे। लगभग 1 घंटे तक सड़कों और बाजारों में घूमने के बाद जब करण को संतोष हो गया कि उसका पीछा नहीं किया जा रहा है तो उसने सामी से कहा, अब हम अपनी मंजिल पर चल सकते हैं। ओके। कुछ देर बाद वह शेफाली के मकान के दरवाजे पर खड़े थे। खट खट। दरवाजा शेफाली ने ही खोला। हाय सामी डियर। हेलो शेफाली, यह कर्नल करण है। इंडिया से हमारी सहायता करने के लिए आए हैं। शेफाली ने करण की ओर ध्यानपूर्वक देखते हुए कहा, हेलो कर्नल, आप काफी हैंडसम है। थैंक्स, लेकिन मैं समझता हूँ मिस्टर मिलर मुझसे अधिक हैंडसम थे। शेफाली के चेहरे पर उलझन के चिन्ह ऊपर आए। आप मिलर को कैसे जानते हैं? सामी ने उनके बारे में बताया था। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? शेफाली ने दरवाजे के सामने से हटते हुए कहा, पहले आप लोग भीतर तो आइए। अंदर ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाने के बाद, मिलर कहाँ? शेफाली, वह तो यहाँ नहीं है। 2 दिन पहले वह कसाई गया था। लेकिन तुम लोग मिलर में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? सामी गंभीर स्वर में बोली। शेफाली, तुम जानती थी कि भारत सरकार किसी को हमारी सहायता के लिए भेज रही है और तुम यह भी जानती थी कि वह किस पॉइंट से कसाई में प्रविष्ट होगा। हाँ, लेकिन हमारा विचार था कि विशेषज्ञों की पूरी टीम आएगी। क्या यह बात तुमने मिलर को बता दी थी? हाँ, मिलर हमारा साथी है, फिर वह मेरा दोस्त भी है।
सामी ने सुस्त स्वर में कहा। और अगर मैं कहूं कि मिलर गद्दार था तो क्या मतलब यह है कि जब कर्नल कर्ण कसाई में प्रविष्ट हो रहे थे तो एक व्यक्ति इनकी हत्या करने के लिए वहां मौजूद था और उस व्यक्ति का हुलिया मिलर से मिलता था। यह नहीं हो सकता। क्या तुम्हारे पास मिलर की कोई तस्वीर है? हाँ, तस्वीर तो है। तो वह तस्वीर लाकर कर्नल को दिखाओ। शेफाली ने तस्वीर लाकर कर्ण को दे दी। तस्वीर देखते कर्ण ने कहा, वह यही आदमी था, 100% श्योर। आर यू श्योर कर्नल? इसका मतलब है मिलर धोखेबाज था। मैं बरा उससे कोई संबंध नहीं रखूंगी। संबंध तो वैसे ही समाप्त हो चुके हैं शेफाली। मिलर कर्नल के हाथों मारा जा चुका है, यानी उसे उसकी गद्दारी की सजा मिल गई है। क्या तुम्हें उसकी मौत का अफसोस है? बिल्कुल नहीं, मुझे गद्दार से कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। गुड गर्ल, जाओ अब हमारे लिए कुछ खाने को ले आओ, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। नाश्ते के दौरान सामी ने शेफाली को अब तक की सारी घटनाएं सुना दी। फिर अंत में कहा, हमें उस कविता की 3 पंक्तियां मालूम हो चुकी है और 2 पंक्तियां तुम्हें मालूम है। हाँ, लेकिन वह दोनों पंक्तियां बिल्कुल अर्थहीन लगती हैं। पहली पंक्ति है उसकी वादी खुदा की वादी है। दूसरी पंक्ति है और सूरज में फूल खिलता है। तो अब कविता इस प्रकार हो गई। बीच में उसके 7वें दिन है, चांद की रोशनी में सूरज है और सूरज में फूल खिलता है, यानी जिसका खुदा मुहाफिज है उसकी वादी खुदा की वादी है। कुछ समझ में आया कर्नल? और सूरज में फूल खिलता है। सूरज में खिलने वाले फूल को सनफ्लावर यानी सूरजमुखी कहा जाता है। और इसका क्या अर्थ है? उसकी वादी खुदा की वादी है। वादी यानी घाटी या वैली। यहाँ पर एक जगह वैली ऑफ गॉड के नाम से मशहूर है। कर्ण ने चौंकते हुए कहा, वैली ऑफ गॉड यानी खुदा की वादी। उस वादी में क्या है? वहाँ एक बहुत पुराना चर्च और खानगाह है जिसमें ईसाई साहब रहते हैं। कहीं कविता की पंक्ति में उसी चर्च की ओर इशारा तो नहीं किया गया है? नहीं, वहाँ खजाना नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि वहाँ हमेशा से साहिब रहते चले आ रहे हैं। बहुत पुरानी इमारत है, उसमें तय खाने भी हैं। वहाँ के साहिब खानगाह के एक एक हिस्से से परिचित हैं। अगर खजाना वहाँ होता तो अब तक साहिब को मिल चुका होता। कर्ण ने कुछ सोचते हुए कहा, यह भी तो हो सकता है कि राहिबों ने खजाना ढूंढने की कोशिश ही न की हो। बहरहाल हमें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए, थोड़ी थकान उतर जाए, फिर इस बारे में सोचेंगे। तो आइए मैं आप लोगों को आपके कमरे दिखा देती हूँ। चलो। थोड़ी देर बाद कर्ण कमरे में बिस्तर पर लेटा विचारों में खोया हुआ था। चांद की रोशनी में सूरज है, कैसी विचित्र बात है। वह 3-4 घंटे लगातार सोचता रहा। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला। क्या सो गए कर्नल? नहीं, आओ बैठो। कर्ण उठकर बैठ गया। सामी भी बिस्तर के कोने पर बैठ गई। खजाने के बारे में कुछ सोचा? सोच रहा हूँ, मैं एक बार वह चर्च और खानगाह देखना चाहता हूँ। आप जब चाहे वहाँ चल सकते हैं। मेरी प्रार्थना है कि किसी भी तरह में वह खजाना तलाश कर दीजिए, हमें उसकी बहुत ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगा सामी, लेकिन अगर खजाना नहीं मिला तो तुम क्या करोगी? सामी ने गंभीर स्वर में कहा, फिर शायद हमें कोई बैंक लूटना पड़े। आप जानते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। इस समय हम जंग लड़ रहे हैं, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। मैं तुम्हारे मकसद का सम्मान करता हूँ सामी, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं खजाना तलाश करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स कर्नल। कुछ क्षण चुप रहकर कर्ण ने पूछा, सामी क्या तुम शेफाली पर पूरा भरोसा करती हो? हाँ, वह हमारी साथी है, बस मुझे मिलर से उसका मेलजोल पसंद नहीं था, लेकिन अब मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? इसलिए कि मेरे पैसे में किसी पर भी पूरा भरोसा नहीं किया जाता। खैर, परसों हम चर्च देखने चलेंगे। इस बीच मैं कुछ और सोचना चाहता हूँ। ओके, अब आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। सामी चलेगी तो कर्ण ने अपना पॉकेट ट्रांसमीटर निकाला और कैप्टन असलम से बात करने लगा, जो कसाई के निकट समुद्र में पनडुब्बी पर मौजूद था। हेलो हेलो असलम। असलम को अब तक की घटनाओं से अवगत कराने के बाद कर्ण सो गया। और फिर एक दिन छोड़कर दूसरे दिन कर्ण, सामी और शेफाली वैली ऑफ गॉड देखने गए। यह सचमुच खुदा की वादी है। मैंने इतनी सुंदर सुंदर जगह आज तक नहीं देखी। घाटी के बीच में खानगाह की इमारत बनी हुई थी। यहीं वह खानगाही आश्रम है जहाँ ईसाई साहिब रहते हैं। यह जंजीर शायद घंटी का काम देती है। कर्ण ने जंजीर पकड़कर खींची।
कुछ देर बाद विशाल दरवाजे में एक छोटा दरवाजा खुला और एक राहिब ने बाहर झांका। क्या बात है बच्चों? गुड मॉर्निंग फादर, हम लोग पर्यटक हैं, क्या हम यह खानगाह अंदर आकर देख सकते हैं? जरूर देखो माई सन, यह तो खुदा का घर है, यहाँ हर कोई आ सकता है। वे तीनों भीतर प्रविष्ट हो गए। यह तो बहुत बड़ी जगह है। यस माई सन, हम राहिबों ने यहाँ पूरी दुनिया आबाद कर रखी है। तो मैं अपनी दुनिया दिखाई न फादर, हम यह पूरी खानगाह घूमना चाहते हैं और चर्च भी देखना चाहते हैं। ठीक है बेटे। राहिब ने पास से गुजरते हुए एक अन्य राहिब से को बुलाकर कहा, इन बच्चों को इमारत को में घुमा दो और चर्च भी दिखा दो। जी बहुत अच्छा। वह तीनों उस राहिब के साथी इमारत के भीतरी हिस्से में आ गए। करण ने राहिब से पूछा, क्या यहाँ पर्यटक अक्सर आते रहते हैं फादर? कभी कभी ही आते हैं। खानगाह का खर्च कौन उठाता है फादर? हम अपनी जरूरत की सब चीजें खुद उगाते हैं, फिर भी दूसरे देशों से कुछ लोग रुपये भेजते रहते हैं। बातें करते हुए वह एक तहखाने में जा पहुंचे। क्या यहाँ की सरकार खानगाह का खर्च नहीं उठाती फादर? नहीं, जब यहाँ पुर्तगालियों का राज था तब खानगाह को वजीफा मिलता था। अचानक सामी बोली, जंग के जमाने में जहाँ एक पुर्तगाली जनरल था, शायद उसका नाम कमांडर डिकोस्टा था। क्या आप उसे जानते हैं फादर? साहिब ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों कहीं तुम खजाने की तलाश में तो खानगाह देखने नहीं आए? क्या यहाँ कोई खजाना छुपा हुआ है फादर? पता नहीं बेटे, लेकिन जंग के बाद यह बात जरूर मशहूर हो गई है कि डिकोस्टा ने जंग में लूटा हुआ बहुत बड़ा खजाना कहीं छुपा दिया है। क्या यह बात सच है फादर? पता नहीं बेटे, हमें तो संसार के खजानों से कोई दिलचस्पी नहीं है। चलो अब तुम्हें चर्च भी दिखा देता हूँ, चलिए फादर। एक मैदान पार करके वह चर्च की इमारत के निकट पहुंचे। राहिब ने दरवाजा खोला और सब चर्च के हॉल में प्रविष्ट हो गए। करण की दृष्टि पत्थर में तराशे गए उस सूरज पर टिक गई थी। उसे टकटकी लगाए सामने देखते पागल सामी बोली, क्या देख रहे हो इस प्रकार? करण सामी की बजाय राहिब की ओर घूमकर बोला, फादर क्या हम यहाँ एक रात रुक सकते हैं? वास्तव में मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ। इस प्राचीन खानगाह और चर्च के बारे में एक लेख लिखना चाहता हूँ। यहाँ रुकने की अनुमति तो आपको बिशप ही दे सकते हैं। चलिए उनके पास चलते हैं। बिशप ने उन्हें एक रात वहां रुकने की अनुमति दे दी। उसके बाद राहिब उन्हें एक बड़े कमरे में छोड़कर चला गया। कर्नल साहब, आप यहाँ रात क्यों गुजारना चाहते हैं? मेरा ख्याल है मैंने तुम्हारा खजाना तलाश कर लिया है। शेफाली खुशी से उछल पड़ी, खजाना? क्या है वह इसी चर्च में है? शायद। अच्छा बताओ तो आज चांद की कौन सी तारीख है? चांद की तो आज 6 या 7 तारीख होनी चाहिए। और तुम जानती होगी कि चांद 14 दिन में पूरा होता है। आप कहना क्या चाहते हैं? कविता की एक पंक्ति है, बीच में उसके 7वां दिन है। हाँ, यानी 7वां दिन चांद के पूरा होने के बीच में है। मैं आपका मतलब नहीं समझी। अभी समझोगे भी नहीं, रात को बताऊंगा। आओ अभी तो घूमने चलते हैं। रात होते ही, कर्नल साहब तो अब तो रात होगी, बताइए ना खजाना कहाँ है? करण ने लेटे लेटे पूछा, क्या टाइम हुआ है? 11 बजने वाले हैं। करण उठा और दरवाजे की तरफ जाते हुए बोला, मैं जरा बाहर एक चक्कर लगा कर आता हूँ, तुम दोनों यहीं रहना। करण बाहर चला गया तो शेफाली ने कहा, सामी कर्नल करण तो पंक्तियां बुझा रहे हैं, वह साफ बात क्यों नहीं बताते और अब अकेले कहाँ गए हैं? यह तो उनके वापस आने पर ही पता चलेगा। लगभग 1 घंटे बाद कर्ण वापस आया और दरवाजे में घुसते ही बोला, तुम लोग मेरे साथ चलो। मेरा ख्याल है मैंने वह जगह तलाश कर लिया है जहां उस कमांडर ने खजाना छुपाया था, लेकिन मैं अभी यह नहीं कह सकता कि खजाना वहाँ है या नहीं। दोनों औरतों के चेहरे खुशी से चमकने लगे। शेफाली उठते हुए बोली, मैं जरा बाथरूम होकर आती हूँ, फिर चलेंगे, जल्दी आना। 5 मिनट बाद शेफाली आ गई और फिर वह तीनों कमरे से बाहर निकले। क्या हम चर्च में जा रहे हैं? हाँ, लेकिन आवाज न करो, कहीं सोए हुए राहिब जाग न जाए। चर्च की सीढ़ियां चढ़ते हुए करण ने कहा, उसकी वादी खुदा की वादी है, तो वैली ऑफ गॉड का मतलब पूरा हो गया। बीच में उसके 7वां दिन है। यह चांद की 7वीं तारीख की ओर संकेत है और मैं तुम लोगों को तीसरी पंक्ति का अर्थ समझ जाता हूँ। इतना कहकर करण ने चर्च का दरवाजा धकेलकर खोल दिया। वह देखो, चांद की रोशनी में सूरज है।
सामी और शेफाली आश्चर्यचकित सी खड़ी थी। करण कह रहा था, आज दिन में दीवार में खुदा हुआ है। यह सूरज देखकर मैंने सोचा था कहीं चांद की रोशनी में यही सूरज तो नहीं चमकता। फिर मैंने इन रोशनदानों को देखा और सोचा कि इन्हीं से चांदनी अंदर आ सकती है। अब मैं कविता की उन 500 पंक्तियों का अर्थ समझ चुका हूँ। बीच में उसके 7वां दिन है, चांद की 7 तारीख। चांद की रोशनी में सूरज है, तुम देख ही रही हो। यह रोशनी इस रोशनदान पर 7वीं तारीख को ही इस तरह पड़ती है कि जिससे यह सूरज चमकने लगे। दूसरी तारीखों में चांद की पोजीशन बदल जाएगी और रोशनी सूरज पर नहीं पड़ेगी। एक क्षण रुक कर उसने आगे कहा, तीसरी पंक्ति है, और सूरज में फूल खिलता है। ध्यानपूर्वक देखो, सूरज के गोले में एक फूल सा नजर आएगा। मेरा ख्याल है वही फूल खजाने का असली रास्ता है। मैं भी उस फूल का पर एक प्रयोग करूंगा। अब 2 पंक्तियां रह जाती हैं, यानी जिसका खुदा मुहाफिज या प्रहरी है। तो देखो, चर्च है, यीशु मसीहा है, पवित्र मरियम है, मतलब खुदा इस सूरज की रक्षा कर रहा है, यानी खुदा प्रहरी है। और अंतिम पंक्ति का अर्थ वैल्यू ऑफ गॉड तुम समझ ही चुकी हो। करण खामोश हुआ तो सामी जोश भरे स्वर में बोली, यू आर ग्रेट कर्नल। ऐसा लगता है आपने सचमुच खजाना तलाश कर लिया है। सच क्या है अभी पता चल जाएगा। मैंने बाहर एक लकड़ी की सीढ़ी रखी देखी है, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। करण बाहर गया और 10 मिनट बाद सीढ़ी लेकर वापस अंदर आया। सीढ़ी तो मिल गई, अब देखता हूँ खजाना मिलता है या नहीं। उसने सीढ़ी यीशु मसीह और पवित्र मरियम की तस्वीर के निकट दीवार से लगाई और उस पर चढ़ते हुए बोला, हे यीशु और पवित्र माँ, मुझे इस गुस्ताखी के लिए माफ कर देना। मैं जो कुछ कर रहा हूँ किसी लालच के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे बच्चों की भलाई के लिए कर रहा हूँ। सूरज के निकट पहुंचकर करण ने उसके बीच बने हुए फूल पर हाथ रखा और पूरी शक्ति से उसे अंदर की तरफ दबाया। अगले पल यह तो दब रहा है। गर्र। हॉल में ऐसी आवाज हुई जैसे कोई गरारी घूम रही हो। तभी यीशु मसीह की मूर्ति के नीचे दीवार में एक छोटा सा दरवाजा खुल गया। यह देख शेफाली चिल्लाई, रास्ता, खजाना, कर्नल देखिए। करण सीढ़ी से उतरा और जेब से पेंसिल टॉर्च निकालकर उस रास्ते पर प्रकाश डाला। हम कामयाब हो गए, मोमबत्तियां ले लो और नीचे चलो। सामी और शेफाली ने मोमबत्तियां उठाकर जला ली और वह तीनों उस रास्ते में प्रविष्ट हो गए। आपने तो कमाल कर दिखा कर्नल। राहिब यहाँ बरसों से रह रहे हैं, फिर भी इस रास्ते का पता न लगा सके। जब उन्हें कविताएं मालूम नहीं थी तो कैसे पता लगाते। सीढ़ियां समाप्त होते एक पतली सी सुरंग थी। वह उस सुरंग में आगे बढ़े। यह जगह बरसों से बंद है, फिर भी बिल्कुल साफ सुथरी है। हवा भी बिल्कुल साफ है। यही तो पुराने लोगों का कमाल था। ऐसी ऐसी जगह बनाते थे कि अकल हैरान रह जाती है। यहाँ भी ताजी हवा आने का कुछ सिस्टम जरूर होगा। बातें करते हुए वह एक मोड़ पर घूमे। यहाँ एक कमरा सा बना हुआ था और उस कमरे में लोहे के 3 बड़े बड़े संदूक रखे थे। खजाना, माय गॉड। सबसे पहले करण आगे बढ़ा और उसने एक संदूक का ढक्कन उठाया। ओ गॉड, यह तो सचमुच खजाना है। खजाना। संदूक में ऊपर ही एक कागज रखा था। करण ने उसे उठाया और ऊंची आवाज में पढ़ा, जिसने भी यह खजाना तलाश किया है उसे मेरी ओर से बधाई। कविता की पंक्तियों के सारे इस खजाने को तलाश करने वाले ए बुद्धिमान इंसान, इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। पता नहीं तुमने किन परिस्थितियों में यह खजाना ढूंढा है। अगर इसको चर्च के रास्ते से ले जाने में कोई कठिनाई है तो मैं बता दूं कि सुरंग का एक रास्ता बाहर वैली में निकलता है। दाईं ओर की दीवार में वह रास्ता है। ले जाओ यह दौलत, इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। करण पत्थर पढ़कर जैसे खामोश हुआ। अचानक एक विचित्र घटना घटी। ऑल राइट कर्नल और सामी, तुम दोनों हाथ ऊपर कर लो। दोनों विस्मित रह गए। सामी बोली, शेफाली क्या पागल हो गई हो? हाँ स्वामी, मैं पागल हो गई हूँ। यह खजाना मेरा है। सामी ने क्रोध से कहा, तुम अकेली यह खजाना नहीं ले जा सकती। मैं अकेली नहीं हूँ कैप्टन, सीजर मेरे साथ हैं। वह खानगाह में प्रविष्ट हो चुका होगा। मैं माइक्रो ट्रांसमीटर पर उससे शुरू से संपर्क बनाए हुए हूँ। सीजर के पास जेट फ्लायर है। यह एक छोटी सी मशीन होती है जिसे अपने शरीर पर बांधकर आदमी जेट के द्वारा 200-300 फुट ऊंचा उड़ सकता है और फिर आराम से धरती पर उतर भी सकता है। कैप्टन सीजर जेट फ्लायर से खानगाह में उतर चुका होगा
और कुछ ही क्षण में यहाँ पहुँचने वाला होगा। सामी दांत पीसते हुए बोली, तो तुम हमारे साथ गद्दारी करती रही हो। हाँ सामी, कैप्टन सीजर से मैंने अनुबंध कर दिया था कि जब हम खजाना तलाश कर लेंगे तो मैं उसे सूचना दे दूंगी। वह आकर खजाने पर अधिकार कर लेगा और फिर आधा खजाना मुझे दे देगा। मिलर की मदद से ही यह अनुबंध हुआ था, इसलिए मिलर कर्नल को मारने गया था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि भारत सरकार के आदमी खजाना तलाश करने आए। लो शायद सीजर आ गया है, मैं कदमों की चाप सुन रही हूँ। और अगले क्षण सुरंग के मोड़ पर कैप्टन सीजर स्टेन गन लिए नजर आया। हाँ शेफाली, मैं आ गया हूँ, अब यह खजाना हमारा है। सीजर ने निकट आकर कर्ण और सामी को स्टेन गन से कवर कर लिया। तभी शेफाली ने कहा, कैप्टन सीजर अब तुम इन दोनों को संभालो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि हमें चर्च के रास्ते से वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सुरंग का दूसरा रास्ता घाटी में भी खुलता है, फिर तो काम बहुत आसान हो गया। हाँ लेकिन पहले इन दोनों का कुछ करो, यह दोनों बहुत ही खतरनाक है। इनकी तुम चिंता न करो डार्लिंग, मैं इन दोनों को गोली मार देता हूँ। करण पहली बार बोला, मेरा अंदाजा था कि इस तरह की कोई बात जरूर होगी। जब मुझे पता चला था कि मिलर शेफाली का दोस्त था, तभी से मुझे शेफाली पर संदेह हो गया था। तो अब अपने अंदाजे को चाटते रहो और मरने के लिए तैयार हो जाओ कर्नल करण। यह कहकर शेफाली ने सीजर से कहा, कैप्टन अब देर न करो और इन दोनों को समाप्त कर दो। कैप्टन सीजर ने तुरंत स्टेन गन की नाल कर्नल करण की तरफ घुमाई। ठीक उसी समय एक हल्का सा धमाका हुआ। धाएं, उफ। सब ने उस तरफ देखा जिधर से गोली आई थी। वेरी गुड असलम, तुम बिल्कुल ठीक समय पर आए। फिर करण ने शेफाली से कहा, शेफाली तुम्हारा सीजर तो मर गया, अब तुम भी पिस्तौल फेंक दो, क्योंकि उसमें गोलियां नहीं है। मैंने दिन में तुम्हारे पिस्तौल की गोलियां निकाल ली थी। कैप्टन असलम आ गया है तो करण ने सामी से कहा, यह मेरे साथी कैप्टन असलम है। मेरे खानगांव आने में एक दिन की देरी इसलिए की थी कि मैं असलम को अपनी मदद के लिए बुलाना चाहता था। परसों मैंने इन्हें ट्रांसमीटर पर संदेश दिया था, जिसके अनुसार यह कल ही सारंग पहुंच गए थे और राही बनकर इस खानगांव में ठहरे हुए थे। मुझे विश्वास नहीं था कि खजाना मिल जाएगा, लेकिन शेफाली से मिलकर मेरी छठी इंद्री खतरे की सूचना दे रही थी, इसलिए मैंने असलम को बुला लिया था। अभी यहाँ अंदर आने से पहले जब मैं सीढ़ी लेने गया था, उस समय मैं असलम से मिलकर आया था। असलम ने बताया, आप लोगों के सुरंग में आने के बाद मैं चर्च में छुपकर बैठ गया था। कुछ देर बाद जब मैंने इस आदमी को स्टेन गन लिए अंदर आते देखा तो मैं भी इसके पीछे पीछे यहाँ पहुँच गया। उसी समय अचानक शेफाली ने असलम की ओर अपना पिस्तौल फेंक कर मारा। उधर सामी ने अपनी जेब में रखा हुआ खंजर निकालकर फेंका। ओह! सामी ने घृणा से शेफाली की लाश को देखते हुए कहा, गद्दार कुतिया, अब हम क्या करें कर्नल साहब? अब सबसे पहले हम वह रास्ता तलाश करते हैं जो घाटी में खुलता है। उसके बाद हम वापस चर्च में चलकर ऊपर का रास्ता बंद कर देंगे और सुबह को यहाँ से चले जाएंगे। शहर पहुंचकर मैं और असलम वापस अपने वतन चले जाएंगे और तुम अपने साथियों के साथ आकर घाटी के रास्ते से खजाना निकाल कर ले जाना। हम तुम्हारी सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। फिर वे तीनों घाटी वाला रास्ता तलाश करने में लग गए। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।